वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आर्नोल्ड अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चला गया था, जहां पर उसको उस मैजिक आइटम के बारे में पता चलता है जो मोन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। अगले सीन में जेंड्रा के एक असासिन ने आर्नोल्ड की जान लेने की कोशिश की, पर वही उसे फंसाकर सब कुछ उगलवा लेता है। फिर यहाँ सीन कट होकर ईस्टर्न एंड्रासिया एम्पायर की तरफ आ गया था, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स चोरी का काम कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने फिन का हेयर पीस चुरा लिया था, जिसकी वजह से आर्नोल्ड और लियो दोनों ही उसकी तलाश में लग चुके। तलाश के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि ने ये सब सिखाया है और वो उन्हें फोन स्टोन के जरिए कंट्रोल कर रहा है। इस बीच उन्हें वो अड्डा भी मिल गया था, पर आर्नोल्ड लियो का फॉर्म लेने के साथ सारा का सारा क्रेडिट उसे ही दे देता है। पर ये बात फिन को अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ एलना दूसरों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते खुद भी झगड़ा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में फिन ने हर दुकान पर जा जाकर बढ़िया बढ़िया खाना खा लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत कुछ वैम्पायर को दिखाते हुए होती है। तभी उनमें से एक वैम्पायर कहता है कि यह तो हेमेलिन है, जिस बात पर एग्री करते हुए दूसरा वैम्पायर कहने लगा ये मोन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाला एक पुराना सा मैजिक टूल है। जबकि वो फर्स्ट पर्सन कह रहा था हम अपने आप से फायदे के लिए वादे के मुताबिक कोऑपरेट करेंगे और तुम एम्परर को खतरे से बचाओगे ताकि नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट में जीत हासिल कर सको और हीरो बन जाओ। बदले में हमें वो चाहिए जो हमने तुमसे कहा था। और ये लोग जिस बंदे से डील कर रहे हैं वो और को नहीं बल्कि फिफ्थ प्रिंस कार्लोस है। अगले सीन में चांसलर फ्रांस सीबी के उन सभी को बता रहे थे वे मैजिकल टूल तुम्हारे ठिकाने की इन्फॉर्मेशन देने और धोखाधड़ी को रोकने दोनों ही कामों में मदद करेगा। और जब तक तुम लोग साथ में तैनात रहोगे हर रेजिमेंट तुम सभी के साथ एक यूनाइट की तरह काम करेगा। इसलिए नाइट्स अकेले मोन्स्टर्स का शिकार करने नहीं जा सकते। अगर तुम अपने रेजिमेंट के कमांड से लगभग 1 किलोमीटर दूर हो जाते हो तो तुम्हारा ब्रेसलेट टूट जाएगा और तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड बताता है कि इसका मतलब है कि मैं शिकार का काम एलना पर नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने रहने की जगह पर आराम कर सकता हूँ। अब ये सुनकर एलना उसको डांटने लगती है। तभी लियो बोल पड़ा लेकिन मुझे लगा कि क्रिस्टा और रूपर्ट हंट से बाहर रहेंगे। उसकी इस बात पर फ्रांस सीपीके बता दे कि ठीक है उन दोनों पर दूरी की कोई पाबंदी नहीं होगी, इसी वजह से वह इसी जगह से ऑर्डर देंगे। और अब समय आ गया है, इसी वजह से सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड क्रिस्टा का परेशान चेहरा देखने के बाद उससे पूछने लगता है क्या बात है और तुम्हारा वोटिंग रूम इस तरफ नहीं है, बताओ क्या तुमको कोई परेशानी है। जिसका जवाब देते हुए क्रिस्टा बताती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है क्योंकि इस टाउन में काफी सारे मोन्स्टर्स आ रहे हैं। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्रिस्टा फ्यूचर देख सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड बताता है कि मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इससे मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। तब यहाँ से कट होकर उस बच्ची के कमरे की तरफ आ गया था जहाँ पर फिन आते के साथ उससे कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई प्रिंसेस क्रिस्टा, मेरा नाम फिन वॉन क्लाइनेट है। अब फिन को अपने सामने देखने के बाद क्रिस्टा का कहना है नेशन की सबसे खूबसूरत इंसान बुलाओ मुझे, पर फिन मना करने लगती है कि मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ। तभी अचानक से आर्नोल्ड उससे कहने लगा फिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे वापस आने तक क्रिस्टा के साथ रुक सकती हो। फिर वो उसको बताने लगा फिन मेरी दोस्त है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो और मुझ पर जितना करती हो तुम मुझसे भी ज्यादा उस पर भरोसा कर सकती हो। लेकिन क्रिस्टा उसका हाथ पकड़ने के साथ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो भाई। अब ये सुनकर आर्नोल्ड उसको समझाने लगता है फिन के स्नैक्स बहुत बढ़िया होते हैं, तुमको स्नैक्स पसंद है ना। जिसके बाद फिन ने एक कुकीज उसको थमा दी थी जो उसको काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसी वजह से वो उससे और मांगने लगी। तभी फिन कह रही थी मास्टर अर्न मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी कुछ भी करूंगी और प्रिंसेस क्रिस्टा आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। नेक्स्ट सीन में एम्परर अपने सिटीजन को बता रहे थे हमारा एम्पायर उन कुछ नेशंस में से एक है जो मोन्स्टर्स के हमलों से जूझ रहा है और मेरे कमियों की वजह से खासकर ईस्टर्न रीजन के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मुझे सच में बहुत अफसोस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस नासमझ एम्पायर को माफ कर दिया जाए और फेस्टिवल के दौरान नाइट्स मेरे बच्चों के प्रति वफादार रहेंगे। साथ ही साथ मेरे बच्चे नाइट्स का सम्मान करेंगे और नाइट्स मेरे बच्चों का सम्मान करेंगे। इसी के साथ पावरफुल मोन्स्टर्स का सामना करते हुए वह सब एक होकर लड़ेंगे क्योंकि हम रॉयल्टी फैमिली के हैं। अपने एम्पायर के सभी दुश्मनों को हराना हमारा फर्ज है। जाओ मेरे बच्चों और मेरे नाइट्स। फिर अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एल्ला पूछ रही थी क्या तुम तैयार हो, जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड तुरंत ही वहाँ से निकलने लगा। जबकि दूसरी तरफ एम्परर चिल्लाते हुए कह रहे थे मैं इस पल को नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट की बिगिनिंग डिक्लेयर करता हूँ। इसी के साथ वहाँ की जनता भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके बाद यहाँ से कट होकर नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट के हेडक्वार्टर्स की तरफ आ गया था जहाँ पर फ्रांस सीपी के एम्परर को बता रहा होता है गॉर्डन की यूनिट ने 2 सैंड स्कॉर्पियंस को हरा दिया है और जेंड्रा की यूनिट नॉर्थ ईस्ट की ओर आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ क्रिस्टा की यूनिट का सामना स्लाइम से हुआ है। इससे यह मालूम पड़ता है कि हर यूनिट शायद थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बस एक को छोड़कर, क्योंकि वह यूनिट काफी ज्यादा आगे चल रही है। इसके बाद यहाँ
से कट होकर उस यूनिट की तरफ आ गया था जो सबसे आगे चल रही है। पर इस नजारे को देखने के बाद आर्नोल्ड का कहना है सच में उसके साथ कुछ भी चलेगा, है ना। फिर हम सामने की तरफ आते हैं जहाँ पर एलना अकेले ही उन भेड़ियों के साथ भिड़ जाती है। अब इस सीन को देखने के बाद आर्नोल्ड का कहना है वह 30 ब्लड हाउंड्स का सामना कर रही है और वह ट्रिपल ए क्लास के मोस्टर है, साथ ही साथ वह अकेले ही उन सभी से लड़ रही है। इस बात का जवाब वो बंदा देता है, उन्होंने हमें इसमें शामिल ना होने की सलाह दी है। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि इस रफ्तार से तो मुझे बस झपकी लेने का मन कर रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एलना ने सारे के सारे ब्लड हाउंड्स को मौत के घाट उतार दिया था। फिर वो एक क्रिस्टल बॉल बाहर की तरफ निकालने के साथ उसमें रिपोर्ट करने लगती है। आर्नोल्ड यूनिट रिपोर्ट कर रही है 32 ब्लड हाउंड्स का खात्मा कर दिया गया है। जो सब करने के बाद वो घोड़े पर बैठते हुए उसको बताती है कि आर्न मुझे वहाँ पर मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से हम उनका पीछा करेंगे। पर आर्नोल्ड उसको बताने लगता है नहीं, आज का काम यहीं पर खत्म करते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एलना उसको बताने लगती है इतने आलसी मत बनो, और क्या हम जीतने नहीं वाले। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कोई ऐलान किया हो और ये पहला दिन है, और वैसे भी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा, इसलिए आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। पर जरा रुको, अगले कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ, है ना। क्या तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जा रही हो। अब ये सुनकर वो ना चाहते हुए भी इसके लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो कहने लगे ठीक है तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। ये बात सुनकर आर्नोल्ड खुश होने के साथ कहता है कि बहुत बढ़िया, तो चलो पास के टाउन में चलते हैं। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर एक टाउन की तरफ आ गया था जहाँ पर आर्नोल्ड बड़े आराम से ड्रिंक्स ले रहा था। पर अचानक से वहाँ पर एलना आ जाती है। अब उसको यहाँ पर अचानक आता देखकर वो उसको बताने लगता है कि कम से कम तुम 10 तक तो दे ही सकती हो। जो सुनकर एलना कहने लगती है कि क्या मेरे को नॉक करने की जरूरत भी है। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि अगर मैं बिना नॉक किए तुम्हारे कमरे में चला जाऊं तो तुम क्या करोगी। इस पे एलना उसको बता देती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब ये सुनकर आर्नोल्ड ने जितनी भी ड्रिंक पी थी वो उसी क्लास में उगेल देता है, जबकि एलना उसके नजरों को देखने के बाद उससे पूछने लगती है तुम क्या देख रहे हो। जिस पर आर्नोल्ड उसको बता देता है कि मैं तुम्हारी ब्रेस्ट को देख रहा हूँ। अब ये सुनकर वो उसको बताने लगती है कम से कम थोड़ा चालाक तो बनो। पर आर्नोल्ड उसको बता रहा था मैं तो बस यही सोच रहा था कि वह कैसे बड़े नहीं हुए। जो सुनने के बाद एलना तड़कते भड़कती होने के साथ कहने लगी इतनी निराशा वाली बात मत कहो आर्न, और मैं तो खाने के बाद थोड़ी कसरत करने की उम्मीद कर रही थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड की फटके चौसर हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो कुर्सी के पीछे जाकर छुपक गया था। अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद एलना शांत होने के साथ कहने लगी हद है, तुम अभी भी वैसे ही हो। जो सुनकर आर्नोल्ड अपनी कुर्सी पर वापस जाकर बैठने के साथ कहता है कि लोग कुछ ही सालों में इतने नहीं बदलते, पर तुमने मुझे कैसा समझा था। जिस बात का जवाब देते हुए एलना उसको बताती है कि एक नॉर्मल प्रिंस, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कम से कम तुम खुद का मजाक बनवाना तो बंद कर दोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि मुझ में कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं मन लगाकर कुछ भी नहीं करता और अपना सारा का सारा समय बर्बाद करता रहता हूँ, और मैं वो इंसिपिड प्रिंस हूँ जिसका सब कुछ उसके जुड़वा भाई ने छीन लिया, इसी वजह से यह एक सही निकनेम है ना। इस पे एल्ला बताने लगी थी मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं इसे लेकर दुखी थी, पता है। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है तो क्या तुम मुझे जीत दिलाओगी और मेरी रेपुटेशन को रिस्टोर करोगी, और वैसे भी तुम मेरे लिए क्या चाहती हो। जिस बात का जवाब देते हुए एल्ला बताना शुरू करती है जब तक लियो थ्रोन पाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें इसे सीरियसली से लेना चाहिए, और मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी जितनी कम इज्जत होगी लियो की उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए तुमने कभी भी किसी चीज में पूरी लगन से हिस्सा नहीं लिया। जो सब जानने के बाद आर्नोल्ड उसको बताता है मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और फेस्टिवल खत्म होने के बाद मुझसे दूर रहना क्योंकि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था, तुम्हें पता है क्यों। ये सब सुनने के बाद एल्ना समझ जाती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड अपनी बातों को कंटिन्यू करने के साथ कहता है बस तुम्हारे मेरे साथ होने से ही मैं एक मजबूत दावेदार बन जाता हूँ और मैं अपने भाई बहनों के एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के मौके के लिए एक खतरा हूँ, इसी वजह से उनकी नजर में मुझे रास्ते से हटा दिया जाना चाहिए। भले ही मैं उनका भाई हूँ और इसी वजह से तुम भी खतरे में पड़ सकती हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। अब अपनी वजह से उसको खतरे में डालने के लिए वो उससे माफी मांगने लगी थी। जो सुनकर आर्नोल्ड उसको बताता है कि नहीं इसकी चिंता मत करो, असल में मैं इस फेस्टिवल के दौरान एक बार कोशिश करूंगा, इसी वजह से रिलैक्स रहो। जिसके लिए वो भी तैयार हो चुकी थी। फिर यहाँ से इनका टोकन नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट डे 3 की तरफ आ गया था, जहाँ पर एल्ना परेशान होने के साथ कह रही थी सेकंड प्लेस पर कैसे और प्रिंस कार्लोस फर्स्ट प्लेस पर है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदा उसको बताता है कि वह सबसे आखिरी प्लेस से उड़कर सीधे सबसे ऊपर पहुंच गया है। मुझे शक है कि उसने ट्रिपल ए क्लास के 2 मोस्टर्स को हराया है। उसकी इस बात पर एल्ना बताते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके साथ 7th रेजिमेंट है, वह कमजोर तो नहीं है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद
आर्नोल्ड अपने मन में कहा कि अच्छा तो हैमलिन कार्लोस के पास है, वह तो भोला बाला है पर जरूर कोई उसका फायदा उठा रहा होगा। पर क्रिस्टा के अंदाजे से लग रहा है कि हालात काफी जल्दी ही बिगड़ने वाले हैं, इसलिए कार्लोस समझदारी से काम लेना। उसी वक्त एलना को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था, इसी वजह से वो जमीन पर कान लगाकर सुनने लगती है, जिससे उसको मालूम पड़ गया था काफी सारे मोस्टर्स कहीं जा रहे हैं। साथ ही वो उनको बताने लगती है यह मोस्टर्स की भगदड़ है और ईस्ट में मौजूद सभी मोस्टर्स भाग रहे हैं क्योंकि हम उनका शिकार कर रहे हैं। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता कि मुझे लगता है कि वह मोस्टर्स किल की तरफ जा रहे हैं और मोस्टर्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन क्या किल के गैरिसन फोर्स उसे रोक पाएगी? ये बात सुनकर एन्ना बताती है मुझे नहीं लगता, एम्परर के पास मिनिमम सिक्योरिटी फोर्स होगी, वह उन्हें नहीं रोक पाएंगे। ये बात सुनकर आर्नोल्ड उसको बताता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ क्या तुम किल को प्रोटेक्ट कर सकती हो? जिस बात पर एग्री करते हुए एल्ना बोल पड़ी, एम्परर और लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड का कहना है हमें नहीं पता कि कितने मोस्टर्स आ रहे हैं, इसी वजह से यह एक सुसाइडल मिशन हो सकता है। पर फिर भी वो उसके लिए तैयार हो चुकी थी, इसी वजह से आर्नोल्ड बाकी सभी पूछने लगता है, जो सुनकर वो सारे के सारे नाइट्स इसके लिए एकदम तैयार खड़े थे। अब उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड बोल पड़ा, एल्ना मुझसे एक वादा करो और तुम सब भी कसम खाओ कि तुम सब जिंदा बचोगे, साथ ही साथ अपने स्वॉर्ड की कसम खाओ कि तुम मरोगे नहीं। जब तक तुम ऐसा नहीं कह सकते मैं तुम में से किसी को भी वहाँ पर नहीं भेजूंगा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ना अपने स्वॉर्ड को गाड़ते हुए उसके सामने झुक जाती है, जो देखकर उसके साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर वो लोग भी ऐसा ही करने लगे, यहाँ तक कि एल्ना का कहना है मैं एल्ना वोन एम्सबर्ग अपनी तलवार की कसम खाती हूँ कि मैं नहीं मरूंगी। यहाँ तक कि उसके बाकी के साथी भी ऐसा ही कह रहे थे। अब उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड ने उनको खड़े होने की परमिशन दे दी थी। खड़े होने के साथ ही एल्ना कहती है तो चलो वहाँ पर मौजूद सभी मोस्टर को देखते हुए हमारे पास फेस्टिवल का पासा पलटने का मौका है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसको बताने लगता है नहीं मैं बस तुम्हारी रफ्तार धीमी करूंगा, इसी वजह से तुम मेरे बिना जाओ। जो सब बताने के बाद उसने अपना ब्रेसलेट तोड़ दिया था। अब ये देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि आर्नोल्ड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था अरे ये तो गलती से टूट गया और मुझे इसे कभी उतारना नहीं चाहिए था और अब मैं नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट से बाहर हो गया हूँ, लगता है मुझे पास के टाउन में जाकर थोड़ा आराम करना होगा। अब उसको ऐसा करता देखकर एल्ना काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रही थी क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास तो अभी भी मौका था। जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड बताता है कि मैंने खुद को डिस्क्वालीफाइड किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए इसे लेकर परेशान मत हो और मेरे डैड को भी यह जरूर बता देना कि मेरा मकसद अपना ब्रेसलेट तोड़ना नहीं था और मैं आर्नोल्ड रेक्स अडलर एंड्रासी एम्पायर के जोहान्स रेक्स अडलर का 7वां बेटा इंपीरियल गार्ड के नाइट के 3rd रेजिमेंट से यह मांग करता हूँ कि किल के लोगों और एम्परर की जान बचाओ। अगर टाउन हाथ से निकल जाए तो निकल जाए, उनकी जान सबसे जरूरी है और मेरे नाइट्स केवल तुम ही इस ऑर्डर को पूरा कर सकते हो। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ना परेशान हो चुकी थी, पर वो उसको बताती है मैं एल्ना वॉन एम्सबर्ग इंपीरियल गार्ड की नाइट्स आपकी इच्छा पूरी करूंगी। मैं अपने स्वॉर्ड और एम्सबर्ग नाम की कसम खाती हूँ हम सभी दुश्मनों को हराएंगे और किल को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ वो लोग वहाँ से रवाना हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड कह रहा था मेरे छिप कर काम करने का समय आ गया है। फिर वो सिल्वर का फॉर्म लेने के साथ कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ सिन का टोकर किल टाउन की तरफ आ गया था, जहाँ पर जोहान्स ब्लड हाउंड्स का सामना कर रहे थे। साथ ही वो उनका खात्मा करते हुए अपने साथियों को बताते हैं साथियों हमें लोगों को और कष्ट सहने नहीं देना है, इसलिए अपनी जान देकर भी किल को प्रोटेक्ट करो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने काफी सारे मोस्टर्स को जान से मार दिया था। इस नजारे को देखने के बाद जोहान्स उनको बताते हैं कि जो लोग घायल हैं उन लोगों को गेट के अंदर ले जाओ। उसी वक्त वहाँ पर एक नाइट आते के साथ एम्परर को रिपोर्टिंग देते हुए कहता है कि मोस्टर्स की दूसरी लहर आ रही है और उनकी गिनती लगभग 3000 है। अब ये सुनकर वो नाइट्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि जोहान्स बताते हैं कि हर नाइट्स के लिए बस एक ही मोस्टर है, इसी वजह से मजबूत बने रहो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वही वेम्पायर आते के साथ उससे कह रहा था देखो देखो भाई एम्परर तो हताश लग रहे हैं। अब इन दो नमूनों को अपने सामने देखने के बाद जोहान्स उनसे सवाल करने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो दोनों बताने लगे आई एम सैम और मैं हूँ डीन। उन दोनों का नाम जानने के बाद जोहान्स कहते हैं कि मैंने अपने प्रेडेसेसर्स से तुम्हारे नाम सुने हैं, तुम्हारे ही वेम्पायर साथियों ने तुम्हारे घिनौने कामों की वजह से तुमको देश निकाला दे दिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद डीन कहता है कि एडवेंचरस गिल्ड ने हमारे साथ मामूली मोस्टर्स जैसा बर्ताव किया, इसलिए हम उस बेइज्जती को भूले नहीं हैं और ना ही उन लोगों से बदला लेने की अपनी जरूरत को भूले हैं जिन्होंने उनका साथ दिया था। ये बात सुनकर जोहान्स कहते हैं कि यह तो बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी लगती है, पर पिछले एम्परर तो जिंदा नहीं है, क्या तुम इसके बजाय मुझसे बदला लेना चाहते हो? जिसका जवाब देते हुए सैम बताता है बेशक इंसान बहुत कमजोर क्रिएचर होते हैं, इसलिए मौत का
शिकार आसानी से हो जाते हैं। और इसके आगे की बात हमें डीन से पता चलती है, हमने लोगों से बदला लेना छोड़ दिया है और हमारी तुलना में तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हम इसके बजाय उनकी आने वाली जनरेशन और उनकी चीजों से बदला लेंगे। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद जोहान्स उन दोनों से कह रहे थे, तो पूरा एम्पायर ही तुम्हारे बदले का निशाना है और क्या उस भयानक हमले के पीछे तुम ही लोग हो। इस पे सैम बताने लगा था, तुम ज्यादा देर तक अपने एम्परर होने का दिखावा नहीं कर पाओगे। जब मैं तुम्हारा सारा खून चूस कर तुम्हें मम्मी बना दूंगा तो हम तुम्हें कैपिटल की सड़कों पर फेंक देंगे। अब ये सुनकर जोहान्स का दिमाग खराब हो चुका था, इसी वजह से वो उनको बताने लगता है, आगे बढ़ो और कोशिश करो, मेरे साथ यह एम्पायर खत्म नहीं होगा। मेरे एम्पायर के इन्फ्लुएंसर लोग यह पक्का करेंगे कि तुम मारे जाओ, इसलिए आओ अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद डीन कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम में हिम्मत है, लेकिन इतना भोगने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। जो सब बताने के बाद वो अपने हाथों में एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगा था। अब इस नजारे को देखने के बाद जोहान्स भी इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, ये तो वाकई बहुत इम्प्रेसिव मैजिकल पावर है। दूसरी तरफ डीन का कहना है, बहुत हो गया तुम्हारा ये कड़ा रवैया, मरने से पहले तुम्हें हमें नाराज करने का पछतावा जरूर होगा। इसी के साथ वो अपनी एनर्जी बॉल को फुल्ली चार्ज करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर देता है। अब उस एनर्जी बॉल को सीधे अपनी तरफ आता देखकर जोहान्स कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इससे बच नहीं सकते। पर एंड वक्त पर वहाँ पर एलना आते के साथ उस एनर्जी बॉल को बीच में से ही काट देती है। अब इस नजारे को देखने के बाद उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जबकि एलना एम्परर से पूछ रही थी, महाराज क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी। अब एलना को अपने सामने देखने के बाद एम्परर उससे पूछने लगते हैं, एलना किल को जरूरत के समय यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम्हें आर्नोल्ड की देख रेख नहीं करनी थी। जिस बात का जवाब देते हुए एलना उनको बताती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दो, मैं अर्न यानी प्रिंस के साथ रहने का अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई। उसकी बातों को अच्छे से समझने के बाद जोहान्स बताना शुरू करते हैं, सच में आर्नोल्ड ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा था और तुमने बात मानी और समय पर यहाँ पहुँच गई। क्या ये सही है? और अपने बेटे को बड़ा होते देखना वाकई बहुत संतोषजनक होता है। साथ ही साथ मुझे प्राउड है। सच कहूँ तो मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम कैसे बड़ी हुई हो। इस बात पर एग्री करते हुए एल्ना कहती है कि जैसा आपकी इच्छा महाराज, मैं आपको एम्स वर्ग की सोट दिखाऊंगी। अब अपने सामने इतने सारे नाइट्स को देखने के बाद सैम का कहना है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा नाइट्स हैं? अपने छोटे भाई की ऐसी बातों को सुनने के बाद डीन उसको समझाने लगता है, अपनी सावधानी कम मत होने देना सैम, एम्स वर्ग फैमिली के लोग हीरो हैं, वह कोई आम इंसान नहीं है। जो सब सुनने के बाद सैम बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही नाइट्स हो जो इंसिपिड प्रिंस के साथ थी, है ना? और बाकी सारे लोग उसे क्या बुलाते हैं? हाँ, बेजान नहीं, इंसिपिड प्रिंस। हाँ, इंसिपिड प्रिंस। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ना गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने अभी अभी वह शब्द कहा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। जो सब बताने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर देती है। जो देखकर सैम भी उसका सामना करने के लिए जाता है, पर वो एक सेकंड भी उससे नहीं टिक पाता। उसकी ऐसी स्ट्रेंथ को देखने के बाद डीन बोल पड़ा, वह एम्स वर्ग फैमिली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाली मेंबर है, इसलिए उसे मॉडर्न हीरो कहा जाता है। पर अफसोस, मैं ये पक्का करूंगा कि हमारे खिलाफ जाने पर तुम्हें पछताना पड़े। जिसके बाद उसने सीधे एनर्जी बॉल से उस पर अटैक कर दिया था, पर एल्ना कैसे न कैसे करके खुद को उससे संभाल लेती है। इसी के साथ उन दोनों के दरमियान वहाँ पर फाइट शुरू हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका भाई भी इस फाइट में शामिल हो गया था। पर फिर भी एल्ना उन दोनों पर भारी पड़ती नजर आ रही होती है। फिर हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर कार्लोस की टोली वहाँ पर आ चुकी थी। साथ ही साथ कार्लोस अपने डैड से कह रहा था, अब जब मैं किल में हूँ तो मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट करूंगा और नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट का हीरो बनूंगा। अरे ओ वैम्पायर्स, अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो वापस चले जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सैम परेशान हो चुका था, इसी वजह से वो अपने साइड से उस पर अटैक कर देता है और एक ही अटैक में वो ढेर हो जाता है। पर वो फिर भी खुद को संभालते हुए कहता है, ये तो वादे में नहीं था। जो सब बताने के बाद वहीं पर बेहोश हो चुका। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सैम बताता है कि वह एक वादे के भरोसे इतनी दूर चला आया, यह जाने बिना कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा था। कितना बेवकूफ है वो। अब उसका ध्यान भटकता देखकर डीन उसको समझाने लगता है, छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी नजरें सामने की तरफ रखो क्योंकि वह आ रही है। और उसका कहना बिल्कुल ठीक था। तभी यासिन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर लियो सिल्वर से कहता है कि तुम जरूर सिल्वर हो और क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर मदद करने के लिए आए हो? जिस बात पर एग्री करते हुए सिल्वर उसको बताता है कि मेरा यही इरादा है, लेकिन तुमको सीधे किल जाने से बचना होगा। जिसका जवाब देते हुए लियो बताता है, मुझे किल में अपने लोगों, अपने डैड और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने जाना है। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सिल्वर कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए कहा हो, लेकिन लड़ने से पहले तुम्हें फिर से एकजुट हो जाना चाहिए। और इतने कम गिनती में तो इंपीरियल गार्ड के नाइट भी बेकार में मारे जाएंगे, लेकिन ईस्ट में सिर्फ
सिर्फ इंपीरियल गार्ड ही नहीं है। अब ये सुनकर लियो परेशान होने के साथ कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि हमें नेबरिंग डीमन के नाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद एक नाइट आते के साथ लियो को बताता है कि एक प्रिंस होने के नाते भी आप अपनी अथॉरिटी सीमा से बाहर जा रहे होंगे और हाँ, सभी नाइट्स को इकट्ठा करने के लिए भी कई दिन लग जाएंगे। जिस बात का जवाब देते हुए सिल्वर बताता है कि तुम्हारी बात सही है कि अभी नाइट्स को इकट्ठा करना अनप्रैक्टिकल होगा, लेकिन मैं अनप्रैक्टिकल चीजों को भी हकीकत में बदल सकता हूँ। पर सवाल ये है कि क्या प्रिंस में ऐसा करने की विल पावर है? जैसा कि कैप्टन ने अभी कहा, अपनी अथॉरिटी सीमा से बाहर जाने के लिए तुमको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जिस बात पर एग्री करते हुए लियो कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं लोगों और एम्परर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये बात सुनकर सिल्वर कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे पक्के इरादे की तारीफ करता हूँ। प्लान आसान है, मैं एक ट्रांसफर पोर्टल खोलूंगा और तुम उसके जरिए अपनी बात कहना, साथ ही साथ तुम उलझन में पड़े नाइट्स को सही रास्ता दिखाना। वैसे क्या बात है, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी आवाज से नाइट्स को मना सकते हो? सिल्वर की ऐसी बातों को सुनने के बाद लियो का कहना है, मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगा। मेरा भाई मुझसे कहता रहता है कि एक बार कोशिश करके तो देखो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सिल्वर हैरान होने का नाटक करने के साथ कहता है, मुझे शक है कि वेंसिपिड प्रिंस इस तरह से बात करेगा। उसकी इस बात पर लियो बताता है कि तुम उसे जानते नहीं हो, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो मेरा भाई फैसला लेने में पीछे नहीं हटता। असल में मुझे यकीन है कि उसने किसी और से पहले ही फैसला कर लिया होगा। ये सुनते ही सिल्वर ने वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन कर दिया था। अब इतने बड़े पोर्टल को अपने सामने देखने के बाद वो नाइट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लियोनार्ड उस पोर्टल में एंटर करता है और अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद वो हैरान होते हुए कहने लगा, यह तो किल है, हम तो पल भर में यहाँ पर पहुँच गए, तो यह ट्रांसफर मैजिक है। जबकि सिल्वर बता रहा था, मैंने आसपास के 7 टाउन्स में ट्रांसफर पोर्टल बनाए हैं और यहीं से चीजें मुश्किल हो जाती हैं। फिर वो उस पर अपना मैजिक करने के साथ कहने लगा, एंशिएंट मैजिक से तुम्हारी आवाज हर टाउन में सुनाई देगी, इसी वजह से शुरू हो जाओ। जिसके बाद लियो सभी को बताना शुरू करता है, मैं लियोनार्ड रेक्स अडलर 8 इंपीरियल प्रिंसों, हिंसक मॉन्स्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं और किल खतरे में है। इसी वजह से मैं सभी नाइट से मेरे साथ किल चलने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज ट्रांसफर मैजिक पोर्टल में एंटर करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। इससे तुमको अपने लॉर्ड्स की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होगी और मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। किल को प्रोटेक्ट करने वाले नेक और बहादुर नाइट्स, अगर आप सभी ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। तभी उस पोर्टल में से एक नाइट बाहर की तरफ आते हुए लियो के सामने झुकने के साथ कहता है कि मैं हैसन का नाइट हांस हूँ, प्रिंस लियोनार्ड, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अब इस नाइट्स को अपने सामने देखने के बाद लियो का कहना है, आने के लिए शुक्रिया हैंस, और मैं आपका आभारी हूँ। पर हैंस अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, असल में मेरा सपोर्ट आपके साथ है। जब मैंने सुना कि आप सभी टाउन का टूर कर रहे हैं, तब से मैं आपके लिए लड़ने को क्यूरियस हूँ और मैं अकेला ऐसा नाइट नहीं हूँ जो ऐसा सोचता है। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए वहाँ पर कम से कम 3000 नाइट हाजिर हो चुके थे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। इसी वजह से उनका मनोबल हाई है क्योंकि वे अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। और सिल्वर, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सिल्वर उससे कहता है कि मैंने बस वही किया जो एक एडवेंचरर के तौर पर लोगों के लिए सही था। वैसे अभी मुझे शुक्रिया कहने की कोई जल्दी नहीं है, जब हम किल को बचा लेंगे तब तुम ऐसा कह सकते हो। इस बात पर लियो भी पूरी तरह से एग्री था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सिल्वर टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। और हाँ, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हो, ऐसा कर दिया करो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।